नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचारों की वीडियो में। जी हां दोस्तों, यहां पर आपको देखने को मिलेगी सुबह से लेकर शाम तक की सारी के सारी बड़ी खबरें मुख्य समाचार ब्रेकिंग न्यूज़ अपडेट के रूप में। तो दोस्तों आपसे रिक्वेस्ट है इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करें। तो दोस्तों जानते हैं आज की पहली बड़ी खबर। राजनाथ सिंह का कांग्रेस पर हमला, बोले खुलासा किया तो नहीं दिखा पाएंगे चेहरा। जी हां दोस्तों, बिहार विधानसभा चुनाव के दूसरे चरण के लिए 3 नवंबर को होने जा रहे मतदान से ठीक पहले चुनाव प्रचार जोर शोर से चल रहा है। सभी राजनीतिक दलों की तरफ से विरोधियों पर निशाना साधकर उन पर बिना सिर पैर के आरोप लगाए जा रहे हैं। इसी बीच चुनाव में चीन और पाकिस्तान के बहाने भी एक दूसरे पर खूब निशाना साधा जा रहा है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने पटना में एक रैली के दौरान कहा कि पुलवामा हमले को पीएम मोदी की साजिश बताया गया था। राजनाथ सिंह ने कहा कि अगर उन्होंने खुलासा किया तो वे मुंह दिखाने लायक नहीं रह जाएंगे, जिसने सेना के शौर्य पर सवाल उठाया है। इसके बाद दोस्तों जानते हैं अगली बड़ी खबर। दिल्ली के वकीलों को बड़ी सौगात, 5 लाख का मेडिकल और 10 लाख का टर्म लाइफ इंश्योरेंस देगी केजरीवाल सरकार। जी हां दोस्तों, दिल्ली सरकार ने राष्ट्रीय राजधानी के वकीलों को 5 लाख रुपए का मेडिकल बीमा और 10 लाख रुपए का टर्म इंश्योरेंस मुहैया कराने के लिए 40 करोड़ रुपए से ज्यादा के आवंटन की मंजूरी दी है। दिल्ली के कानून मंत्री कैलाश गहलोत ने शुक्रवार को इस बारे में जानकारी दी। मुख्यमंत्री वकील कल्याण योजना के तहत वकीलों को बीमा का लाभ दिया जाएगा। दिल्ली सरकार ने पिछले साल दिसंबर में इस योजना की घोषणा की थी। दिल्ली सरकार ने योजना के तहत वकीलों के कल्याण के लिए 50 करोड़ रुपए का कोष निर्धारित किया था। कैलाश गहलोत ने एक ट्वीट में कहा है कि मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने पिछले साल मुख्यमंत्री वकील कल्याण योजना के साथ 50 करोड़ रुपए बजट का आवंटन करने की घोषणा की थी। योजना को लागू करने की दिशा में दिल्ली मंत्रिमंडल ने 29 अक्टूबर को जीवन बीमा और मेडिकल क्लेम पॉलिसी खरीदने के लिए 40.60 करोड़ रुपए से ज्यादा की राशि मंजूर की है। इसके बाद दोस्तों जानते हैं अगली बड़ी खबर। नीतीश कुमार का बड़ा ऐलान, नहीं चुका पाए हैं एजुकेशन लोन तो माफ कर देगी सरकार। जी हां दोस्तों, विधानसभा चुनाव के दूसरे चरण के मतदान से पहले मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने शनिवार को बड़ा ऐलान किया है। उन्होंने दावा किया है कि राज्य में अगर फिर से उनकी सरकार बनती है तो एजुकेशन लोन माफ कर दिया जाएगा। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा है कि उनकी सरकार फिर से सत्ता में आई तो बिहार में मेगा स्किल सेंटर बनाए जाएंगे, युवाओं को प्रशिक्षण दिया जाएगा। इससे उनके लिए हर क्षेत्र में रोजगार के अवसर उपलब्ध होंगे। वे नाथनगर से जेडीयू प्रत्याशी लक्ष्मीकांत मंडल के समर्थन में जगदीशपुर स्थित लोकनाथ उच्च विद्यालय में चुनावी सभा को संबोधित कर रहे थे। मुख्यमंत्री ने बाद में भागलपुर के गोपालपुर, सहरसा के सिमरी बख्तियारपुर, सोनवर्षा, राज और खगड़िया के बेदलौर में एनडीए प्रत्याशी के समर्थन में चुनावी सभाओं को संबोधित किया। सिमरी बख्तियारपुर की सभा में मुख्यमंत्री ने कहा कि अगर कोई व्यक्ति शिक्षा ऋण नहीं चुका पाता है तो सरकार उसे माफ कर देगी। इसके बाद दोस्तों जानते हैं अगली खबर। लव जिहाद पर बोले सीएम योगी आदित्यनाथ, कहा कन्याओं की इज्जत से खेलने वालों का हो जाएगा राम नाम सत्य। जी हां दोस्तों, उत्तर प्रदेश में तेजी से बढ़ते लव जिहाद के मामलों को गंभीरता से लेते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इसके खिलाफ कड़े प्रभावी कानून बनाने का ऐलान किया है। उन्होंने चेतावनी देते हुए कहा है कि संभल जाएं, कन्याओं की इज्जत से खेलने वालों का राम नाम सत्य हो जाएगा। सीएम योगी ने अधिकारियों से ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए कार्य योजना बनाने के निर्देश दिए हैं। आपको बता दें कि हाल ही के कुछ दिनों में बदायूं, मेरठ, खीरा, कानपुर में लव जिहाद के मामलों ने तूल पकड़ा है। यहाँ पिछले दिनों लड़कियों को प्रेम जाल में फंसाने की बातें सामने आई हैं। बीते दिनों कानपुर के बर्रा 6 की युवती ने सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल कर धर्म परिवर्तन कर अपनी मर्जी से निकाह करने की बात कही थी। विश्व हिंदू परिषद के क्षेत्र प्रसार प्रमुख भोलेंद्र ने बताया है कि लव जिहाद के मामले उत्तर प्रदेश के हर जिले में नेटवर्किंग के रूप में काम कर रहे हैं। इसके बाकायदा एजेंट तैनात हैं। लखीमपुर और कानपुर की घटना उजागर हुई है। गरीब तबके और ग्रामीणों को इसमें टारगेट किया जाता है। इसके बाद दोस्तों जानते हैं अगली खबर। भारत में 6 लाख के नीचे आए कोरोना के एक्टिव केस, मृत्यु दर में भी आई गिरावट। जी हां दोस्तों, भारत में इस महामारी से संक्रमित लोगों की मृत्यु दर शनिवार को 1.5% से नीचे आ गई है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने यह जानकारी देते हुए इसका श्रेय केंद्र सरकार के नेतृत्व वाली जांच करने, संक्रमितों से संपर्क में आए लोगों का पता लगाने और उपचार करने की रणनीति को दिया है। इस समय देश में प्रति 10 लाख लोगों में मौत की दर बहुत कम है। मंत्रालय ने बताया है कि 23 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में CFR राष्ट्रीय औसत से कम है, जबकि कुल मृतकों में से 65
63% लोगों की मौत 5 राज्यों में हुई है। शुक्रवार को भी कुल 551 लोगों की मौत हुई, जबकि संक्रमण से रोजाना मारे जा रहे लोगों की संख्या में लगातार गिरावट दर्ज की जा रही है। मंत्रालय ने बताया है कि CFR गिरकर अब 1.49% हो गई है। इसके बाद दोस्तों जानते हैं अगली बड़ी खबर। लेकिन दोस्तों अगली खबर जानने से पहले आप लोगों से गुजारिश है कि इस वीडियो में दिखाई गई खबरें अगर आपको पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। साथ ही दोस्तों इस वीडियो के अंत में हम आपसे एक सवाल पूछेंगे जिसका जवाब देकर आप बन सकते हैं नॉलेज सम्राट। तो दोस्तों इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। तो दोस्तों जानते हैं अगली बड़ी खबर। तमिलनाडु में 16 नवंबर से खुलेंगे स्कूल कॉलेज, मल्टीप्लेक्स को मिलेगी अनुमति। जी हां दोस्तों, तमिलनाडु सरकार ने प्रतिबंधों में ढील देते हुए तथा मानक संचालित प्रक्रिया का पालन करते हुए अगले महीने से स्कूल, कॉलेज, सिनेमाघर, चिड़ियाघर इत्यादि पुनः खोलने की मंजूरी शनिवार को दे दी है। केंद्र सरकार के निर्णय के मुताबिक उपनगरीय ट्रेन सेवा के पुनः संचालन को मंजूरी मिल चुकी है। मुख्यमंत्री के पलानीस्वामी ने एक आधिकारिक वक्तव्य में कहा है कि स्कूल, सभी कॉलेज, शोध एवं अन्य शैक्षणिक संस्थान और छात्रावासों को 16 नवंबर से खोलने की अनुमति दी जाती है। उन्होंने कहा है कि स्कूलों में 9वीं से 12वीं तक की कक्षाएं ही संचालित होंगी। मुख्यमंत्री ने कहा है कि सिनेमाघरों, थिएटरों, मल्टीप्लेक्स, चिड़ियाघर और मनोरंजन पार्क 50% क्षमता के साथ 10 नवंबर से खुलेंगे। उन्होंने कहा है कि निषिद्ध क्षेत्र में प्रतिबंध लागू रहेंगे और स्विमिंग पूल, तट और पर्यटन स्थल अभी बंद रहेंगे। इसके बाद दोस्तों जानते हैं अगली खबर। नए जमीन कानून के विरोध में जम्मू कश्मीर में बंद का आह्वान, श्रीनगर में दिखा सबसे ज्यादा असर। जी हां दोस्तों, अनुच्छेद 370 हटाए जाने के बाद जम्मू कश्मीर में पहली बार शनिवार को बंद का आह्वान किया गया। नए जमीन कानून के विरोध में ऑल पार्टी हुर्रियत कॉन्फ्रेंस ने इसका ऐलान किया था, जिसका असर श्रीनगर के कई इलाकों में देखने को मिला। श्रीनगर के पुराना शहर डाउनटाउन में इसका खासा असर देखने को मिला था। यहाँ अधिकतर दुकानें बंद रही, जिस कारण बाजार पूरी तरह खाली नजर आए। हालांकि श्रीनगर की सड़कों पर प्राइवेट ट्रांसपोर्ट और कुछ इलाकों में पब्लिक यातायात सड़कों पर दिखा और सिविल लाइंस में कुछ दुकानें भी खुली रही। आपकी जानकारी के लिए बता दें दोस्तों, नए जमीन कानून को लागू करने के खिलाफ जम्मू कश्मीर में राजनीति हलचल पहले ही काफी तेज हो गई है। कश्मीर की सभी मुख्यधारा पॉलिटिकल पार्टियां एकजुट होकर सरकार के इस फैसले का विरोध करते हुए इसे वापस लेने की मांग कर रही हैं। जम्मू कश्मीर की पूर्व PM और PDP की अध्यक्ष महबूबा मुफ्ती ने तो इस फैसले के विरोध में पहले ही अपने प्रदर्शन को और तेज करने की धमकी तक दे डाली है। इसके बाद दोस्तों जानते हैं अगली खबर। दिल्ली में 58 साल में सबसे ठंडा महीना रहा अक्टूबर 2020। जी हां दोस्तों, इस महामारी के दौरान अक्टूबर में बड़ी ठंड को लेकर पहले ही विशेषज्ञ चेतावनी दे रहे हैं। वहीं अब भारतीय मौसम विभाग का कहना है कि अक्टूबर का महीना दिल्ली के 58 साल के इतिहास का सबसे सर्द महीना है। विभाग की ओर से कहा गया है कि अक्टूबर 2020 में न्यूनतम तापमान 17.2 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया है, जो सामान्य तापमान 19.1 डिग्री सेल्सियस से करीब 2 डिग्री सेल्सियस कम है। आपकी जानकारी के लिए बता दें दोस्तों, दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन ने कहा है कि दिल्ली में ठंड और प्रदूषण एक साथ बढ़ने से भी इस महामारी पर असर दिखाई दे रहा है, जिसके चलते लगातार 3 दिनों से 5000 से ज्यादा केस सामने आ रहे हैं। वहीं दिल्ली में प्रदूषण की बात करें तो यहाँ प्रदूषण स्तर बेहद खराब श्रेणी में पहुंच गया है। सफर द्वारा जारी रिपोर्ट के मुताबिक दिल्ली का औसत एयर क्वालिटी इंडेक्स 373 है, जो बेहद खराब श्रेणी में आता है। वहीं कुछ इलाकों में प्रदूषण गंभीर स्तर तक पहुंच चुका है। इसके बाद दोस्तों जानते हैं अगली बड़ी खबर। 300 तक कर्मचारियों वाली कंपनी बिना मंजूरी के कर सकेंगी छटनी, 15 दिन का नोटिस होगा काफी। जी हाँ दोस्तों, लोकसभा में पिछले महीने 3 लेबर कोड्स का रास्ता साफ होने के बाद रोजगार मंत्रालय ने इंडस्ट्रियल रिलेशन कोड के लिए ड्राफ्ट रूल्स का पहला सेट जारी कर दिया है, जिसमें 300 से ज्यादा कर्मचारियों वाली कंपनी सरकार से मंजूरी लिए बिना कर्मियों की जब चाहे छटनी कर सकेगी। यही नहीं, 15 दिन का नोटिस भी काफी माना जाएगा। मसौदे में संशोधन के तहत कर्मचारियों के लिए हड़ताल करने से जुड़ी परिस्थितियों में बदलाव कर दिया गया है। इस ड्राफ्ट रूल्स में अधिकतर संपर्क कम्युनिकेशन के लिए इलेक्ट्रॉनिक मेथड्स का प्रस्ताव है, जिसमें सभी औद्योगिक इकाइयों के लिए ई-रजिस्टर मेंटेन करना अनिवार्य है। साथ ही छटनी के संबंध में कंपनियों को 15 दिन पहला नोटिस, हटाए जाने पर 60 दिन पहले नोटिस और कंपनी बंद करने पर 90 दिन पहले नोटिस देना होगा। हालांकि नियमों में मॉडल स्टैंडिंग ऑर्डर को छोड़ दिया गया है और ट्रेड यूनियन के लिए रूल्स का निर्माण राज्य सरकारों पर छोड़ दिया गया है।
इसके बाद दोस्तों जानते हैं अगली खबर। दिवाली से पहले केजरीवाल सरकार का गिफ्ट, इलेक्ट्रॉनिक वाहन की सब्सिडी सोमवार से सीधे जाएगी खातों में। जी हां दोस्तों, केजरीवाल सरकार ने दिवाली से पहले दिल्ली वालों को बड़ा गिफ्ट दिया है। जिन लोगों ने इलेक्ट्रिक वाहन खरीदे हैं उन्हें सब्सिडी की रकम सोमवार से सीधे खाते में ट्रांसफर कर दी जाएगी। इस योजना को लागू करने के लिए दिल्ली सरकार ने ev.delhi.gov.in पोर्टल भी लॉन्च किया था, जिस पर आप सब्सिडी मिलने वाले वाहनों की लिस्ट, डीलर और चार्जिंग स्टेशन की डिटेल देख सकते हैं। इस योजना में दिल्ली सरकार ने पुराने वाहन के बदले नया इलेक्ट्रिक वाहन खरीदने पर 30,000 रुपए से लेकर 1.5 लाख रुपए तक का इंसेंटिव देने की घोषणा की है। आपको बता दें कि सरकार इलेक्ट्रिक वाहनों पर पहले ही रोड टैक्स और रजिस्ट्रेशन फीस माफ कर चुकी है। इसके बाद दोस्तों जानते हैं अगली खबर। अब बेफिक्र होकर अकेले ट्रेन में सफर करेंगी महिलाएं, रेलवे ने लॉन्च की नई ऐप। जी हां दोस्तों, उत्तर मध्य रेलवे ने अपने सभी 3 मंडलों प्रयागराज, झांसी और आगरा में महिलाओं की सुरक्षा के लिए मेरी सहेली नाम की पहल की है। इस पहल का उद्देश्य महिला यात्रियों को उनकी पूरी यात्रा के दौरान सुरक्षा उपलब्ध कराना है। उत्तर मध्य रेलवे के मुख्य जनसंपर्क अधिकारी अजीत कुमार सिंह ने बताया है कि रेलवे सुरक्षा बल की इस पहल के तहत जिस स्टेशन से ट्रेन शुरू हो रही है वहां आरपीएफ की महिला सुरक्षा कर्मियों की टीम महिला यात्रियों, खासकर अकेले यात्रा कर रही महिलाओं से बातचीत कर उन्हें यात्रा के दौरान सभी तरह की सावधानियों से अवगत कराएगी। उन्होंने बताया कि यह टीम महिला यात्रियों को सुरक्षा संबंधित किसी भी समस्या आने पर 182 नंबर डायल करने की सलाह देगी। यदि महिला से जुड़े किसी समस्या की सूचना दी जाती है तो रेलवे द्वारा हर संभव मदद उपलब्ध कराई जाएगी। सिंह के मुताबिक आरपीएफ की टीम महिला यात्रियों की सीटों के नंबर एकत्रित करेगी और कंट्रोल रूम के जरिए उन स्टेशनों को उपलब्ध कराएंगी जहां ट्रेन रुकेंगी। प्लेटफॉर्म पर ड्यूटी पर तैनात आरपीएफ के कर्मचारी संबंधित बोगियों पर नजर रखेंगे। इसके बाद दोस्तों जानते हैं अगली खबर। बैंक ग्राहकों के लिए काम की खबर। नवंबर में इतने दिन बंद रहेंगे बैंक, छुट्टियों की लिस्ट चेक कर निपटाए जरूरी काम। जी हाँ दोस्तों, फेस्टिव सीजन के दौरान नवंबर के महीने में दिवाली, छठ पूजा समेत कई त्योहारों की वजह से देश के अलग अलग इलाकों में बैंक बंद रहेंगे। बैंकों की छुट्टी राज्यों के मुताबिक अलग अलग होगी। हालांकि कुछ छुट्टियां ऐसी हैं जिनमें देश भर के बैंक बंद रहेंगे। शहरों के स्थानीय पर्व के चलते भी बैंक बंद रहेंगे। ऐसे में अलग अलग दिन छुट्टी होने के चलते बैंकों का कामकाज नहीं होगा। ऐसे में अगर आप नवंबर महीने में बैंक से जुड़े किसी काम को निपटाने की सोच रहे हैं तो पहले यह जान ले कि कौन से दिन बैंक बंद रहेंगे और कौन से दिन बैंक खुले रहेंगे। बैंक के छुट्टियों की लिस्ट हमने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दी है, जिसको देखकर आप अपने कार्यक्रम को निर्धारित कर सकते हैं। इसके बाद दोस्तों जानते हैं अगली खबर। आतंकवाद के खिलाफ जंग में भारत फ्रांस के साथ समन्वित कार्यवाही का किया आह्वान। जी हां दोस्तों, भारत ने एक बार फिर यह साफ किया है कि वो मौजूदा संकट में फ्रांस के साथ खड़ा है। साथ ही भारत ने आतंकवाद और कट्टरपंथ का समर्थन करने वालों के खिलाफ समन्वित कार्यवाही का आह्वान भी किया है। उच्च पदस्थ सूत्रों के मुताबिक नई दिल्ली ने अपना रुख स्पष्ट करते हुए कहा है कि आतंकवाद और उसे जन्म देने वाला कट्टरपंथ सेंसरशिप का सबसे डरावना रूप है। यह हमारी लोकतांत्रिक स्वतंत्रता और हमारे साझा गणतंत्रवादी आदर्शों के लिए खतरा है। पेरिस और नीस में जो कुछ हुआ उसे बर्दाश्त नहीं किया जा सकता है। भारत इस लड़ाई में फ्रांस के साथ है। इसके बाद दोस्तों रुक करते हैं आज के मौसम अपडेट्स का। तो दोस्तों आने वाले 24 घंटों के दौरान उत्तरी अंडमान सागर और इससे तटे मध्य पूर्व बंगाल की खाड़ी पर संभावित निम्न दबाव के विकसित होने के चलते पूर्वोत्तर भारत के राज्यों में बारिश की गतिविधियां बढ़ेगी। खास तौर पर मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, नागालैंड और असम के दक्षिणी जिले प्रभावित होंगे। असम के पूर्वी भागों, अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, तमिलनाडु, केरल और अंडमान व निकोबार द्वीप समूह में भी कुछ स्थानों पर हल्की वर्षा होने की संभावना है। देश के शेष हिस्सों में मौसमी हलचल बहुत अधिक नहीं होगी और मौसम मुख्यतः साफ और शुष्क ही बना रहेगा। दिल्ली एनसीआर पर उत्तर पश्चिमी हवाओं की रफ्तार कुछ बढ़ेगी, जिसके कारण प्रदूषण के वर्तमान स्तर में कुछ कमी आने की संभावना है। हालांकि हवा में मौजूदा प्रदूषण के तत्वों में कमी आने के बावजूद दिल्ली में औसत AQI 300 या इससे ऊपर बना रहेगा, जो स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। इसके बाद दोस्तों जानते हैं अगली खबर। इस महीने आम आदमी को मिली राहत, नहीं बढ़े पेट्रोल डीजल के दाम। जी हां दोस्तों, भारतीय तेल कंपनियों ने इस महीने पेट्रोल डीजल के दाम में बढ़ोतरी नहीं की है। आपको बता दें कि डीजल के दाम में आखिरी बार कटौती 2 अक्टूबर को हुई थी, जबकि पेट्रोल की कीमत पिछले 36 दिनों से स्थिर है। पेट्रोल की कीमत में आखिरी बार 22 सितंबर को 7 से 8 पैसे प्रति लीटर की गिरावट देखी गई और देश की राजधानी दिल्ली में आज 1 लीटर पेट्रोल का दाम 81 रुपए 6 पैसे, जबकि 1 लीटर डीजल का दाम 70 रुपए 46 पैसे पर बना हुआ है। इसके बाद दोस्तों जानते हैं अगली खबर। 2 दिनों की
गिरावट के बाद सोना चांदी फिर महंगा। जी हां दोस्तों, 2 दिनों की गिरावट के बाद सोना और चांदी की कीमतों में एक बार फिर तेजी आई है। शुक्रवार को MCX पर सोने का दिसंबर वायदा 418 रुपए चढ़कर 50,700 रुपए प्रति 10 ग्राम पर बंद हुआ। हालांकि दिन के ऊपरी स्तर में से ये 170 रुपए नीचे ही बंद हुआ है। गुरुवार को सोना 50,282 रुपए प्रति 10 ग्राम पर बंद हुआ था। हालांकि सोना अपने उच्चतम स्तर से अब भी करीब 6,000 रुपए सस्ता है। चांदी की बात करें तो शुक्रवार को इसमें जोरदार तेजी रही। चांदी का दिसंबर वायदा 748 रुपए चढ़कर 60,920 रुपए प्रति किलोग्राम पर बंद हुआ। हालांकि इंट्राडे में चांदी का भाव 61,326 रुपए तक ही पहुंच पाया। दिल्ली सराफा बाजार में सोना 50,812 रुपए प्रति 10 ग्राम पर बंद हुआ। इससे पहले कारोबारी सत्र में सोना 50,544 रुपए प्रति 10 ग्राम पर बंद हुआ था। HDFC सिक्योरिटीज ने जानकारी दी कि खरीदारी बढ़ने से चांदी की कीमत भी 1,623 रुपए उछली है। इसका भाव 60,700 प्रति किलोग्राम हो गया है। पिछले कारोबारी सत्र में इसका बंद भाव 59,077 रुपए प्रति किलोग्राम था। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में सोना तेजी के साथ $1,873 प्रति औंस पर कारोबार करता नजर आया, जबकि चांदी $23.32 प्रति औंस पर फ्लैट रही। इसके बाद दोस्तों जानते हैं अगली बड़ी खबर। 10 साल में ही आपका पैसा हो जाएगा डबल। कमाल की है यह सरकारी गारंटी वाली स्कीम। जी हाँ दोस्तों, अगर आप अपने पैसों को दोगुना करने की सोच रहे हैं तो पोस्ट ऑफिस की किसान विकास पत्र योजना में निवेश कर सकते हैं। पोस्ट ऑफिस की इस योजना में निवेश से निवेशक को उसका पैसा सुरक्षित होने और बेहतर रिटर्न की गारंटी मिलती है। इस योजना के लिए ब्याज की दर और निवेश के दोगुने होने की अवधि सरकार द्वारा तिमाही आधार पर तय की जाती है। इंडिया पोस्ट की वेबसाइट के अनुसार किसान विकास पत्र में मैच्योरिटी अवधि 124 महीने है, अर्थात इस योजना में ग्राहक का निवेश 124 महीने यानी 10 साल और 4 महीने में दुगना हो जाएगा। किसान विकास पत्र में निवेश करने वालों की उम्र कम से कम 18 साल होनी चाहिए। इसके बाद दोस्तों जानते हैं अगली बड़ी खबर। राष्ट्रपति चुनाव से पहले अमेरिका में जमकर हो रही है हथियारों की बिक्री। हिंसक झड़प का है खतरा। जी हाँ दोस्तों, अमेरिका में जैसे जैसे राष्ट्रपति चुनाव की घड़ी नजदीक आती जा रही है वैसे वैसे हथियारों की बिक्री का ग्राफ काफी बढ़ता जा रहा है। हथियारों की बेतहाशा खरीद के बाद रिटेल सामान बेचने वाली कंपनी वॉलमार्ट पूरे अमेरिका में अपने रिटेल स्टोर से बंदूकों और गोला बारूद की बिक्री को रोक रही है। वॉलमार्ट ने यह कदम ऐसे समय पर उठाया है जब चुनावी नतीजों के दिन गतिरोध के पैदा होने या एक तरफा नतीजा आने पर हिंसक झड़प और गृह कलह का खतरा पैदा होने की आशंका है। इस महामारी की वजह से पूरे अमेरिका में बंदूकों की संख्या में कमी और शटडाउन की वजह से इस साल गन की बिक्री बहुत ज्यादा हुई है। इसके अलावा नस्ली विवाद और राजनीतिक तनाव ने भी बंदूकों की बिक्री को बढ़ाया है। एक अनुमान के मुताबिक 50 लाख लोगों ने बताया है कि उन्होंने पहली बार हथियार खरीदा है। अमेरिका में कुल आबादी से ज्यादा बंदूकें हैं, जो पूरे विश्व में बंदूकों के स्वामित्व के मामले में सबसे ज्यादा है। एक अनुमान के मुताबिक अमेरिका में हर 100 नागरिक पर 120.5 बंदूकें उपलब्ध हैं। इसके बाद दोस्तों जानते हैं अगली खबर। भारत में जल्द लॉन्च हो सकता है मोटोरोला का नया स्मार्टफोन मोटो E7। जी हाँ दोस्तों, भारत में मिड रेंज फोन लाने वाली कंपनी मोटोरोला जल्द नया स्मार्टफोन लाने की तैयारी में है। कई दिनों से खबर आ रही है कि कंपनी जल्द ही ई सीरीज का नया फोन मोटो E7 लॉन्च करने वाली है। 91 मोबाइल्स की रिपोर्ट के मुताबिक फोन को हाल ही में यूएस फेडरल कम्युनिकेशन कमीशन, नेशनल ब्रॉडकास्टिंग और टेलीकम्युनिकेशन कमीशन और TÜV सर्टिफिकेट वेबसाइट पर स्पॉट किया गया है। जानकारी के लिए बता दें कि कंपनी ने कुछ दिन पहले मोटो E7 प्लस लॉन्च किया था। TÜV सर्टिफिकेशन से पता चलता है कि स्मार्टफोन में 4000 mAh की बैटरी दी जाएगी जो 5 वाट चार्जिंग स्पीड सपोर्ट करेगी। दूसरी तरफ NBTC सर्टिफिकेशन से पता चलता है कि फोन के बॉक्स में AC अडेप्टर, बैटरी, ईयरफोन और USB केबल मिलेगा। तो यह थी दोस्तों आज की सभी महत्वपूर्ण बड़ी खबरें। इसके बाद दोस्तों बारी आती है आज के माइंड क्विज क्वेश्चन की, जिसका जवाब देकर आप बन सकते हैं नॉलेज सम्राट। तो दोस्तों आज का सवाल है, भारत की पहली महिला राष्ट्रपति का नाम क्या है? जी हाँ दोस्तों, अगर आपको इस सवाल का जवाब आता है तो तुरंत कमेंट सेक्शन में लिख दीजिए। इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन का बटन भी दबा लें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।